फ्रेंड्स, आज का वीडियो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर डिपेंड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग ने दिया था। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स, कुछ बिंदु इस तरह हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी सेंट्रल मेटल आयन से जितने टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच्ड होते हैं, उस सेंट्रल मेटल आयन का उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। वंस मोर, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी भी सेंट्रल मेटल आयन से जितने टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच्ड होते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स को हम उस सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। किसी भी संकुल यौगिक में किसी भी केंद्रीय धातु आयन से जितनी संख्या में एक दंतुर लिगेंड संलग्न होते हैं, उन एक दंतुर लिगेंड की संख्या को उस केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या अथवा उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल ये सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड को प्रोवाइड करती है। वंस मोर, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल ये सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड को प्रोवाइड कराती है। किसी भी संकुल यौगिक में किसी भी केंद्रीय धातु आयन की जितनी समन्वय संख्या अथवा उप सहसंयोजन संख्या होती है, उतने ही रिक्त कक्षक ये केंद्रीय धातु आयन लिगेंड को उपलब्ध कराती है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, किसी भी संकुल यौगिक में किसी भी केंद्रीय धातु आयन की जितनी समन्वय संख्या अथवा उप सहसंयोजन संख्या होती है, उतनी ही रिक्त कक्षक ये केंद्रीय धातु आयन लिगेंड को उपलब्ध कराती है। अब जैसे सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता क्या है। तो देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं कि इस मेटल आयन से, इस मेटल से 4 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ठीक है, इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? 4। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन को देखते हैं, जिसमें इस सेंट्रल मेटल आयन से 6 मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच्ड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। इस संकुल आयन में इस एफी धातु से 6 एक दंतुर लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 6। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस Pt से NH3 और Cl2 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 4। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात जो मैं आपसे कहूँ, कभी कभी आपके सामने इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ी सी टेंगल, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरह से, COEN ट्वाइस, Cl ट्वाइस, ये देखिए, और बाहर यहाँ पर भी मैं चलो लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने SO4। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि बताइए इस CO का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इस CO की समन्वय संख्या क्या होगी, तो आप सोचेंगे 2A और 2A, तो आप कहेंगे 4। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है हम एक एक करके लिगेंड को काउंट करते हैं। आपको पता है ये तो ठीक है, ये 2 है, मगर आपको पता होना चाहिए कि एक EN के अंदर 2 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, EN को अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनेगा, NH2 CH2 CH2 एंड NH2। तो आप देखिए दिस एंड दिस, ठीक है, एक EN में कितने, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है,
कितने एक दंतुर लिगेंड है? 2, दिस एंड दिस। तो 2 है यहाँ पर, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, 4 और 2 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा डियर? 6। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, जैसे CO, CN, NH3। वंस मोर आई कैन रिपीट, लिसन। मैं आपसे ये कह रहा हूं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे CO कार्बोनाइल लिगेंड, CN साइनो लिगेंड, NH3 एमिन लिगेंड, तो याद रखिए जो N-1d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, N-1d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे। एक बार फिर से सुनिए, मान लो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से प्रबल लिगेंड CO, CN या फिर NH3 ये अगर अटैच्ड है, ये उससे संलग्न है, तो N-1d कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, जैसे हेलोजन, वाटर, इस तरह से कोई वीक लिगेंड है, तो याद रखिए N-1d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर अप नहीं होंगे। N-1d कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो युग्मित नहीं होंगे, वो जैसे हैं उनको वैसा का वैसा आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उन इलेक्ट्रॉन को आपको पेयर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, रियल में उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के साथ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो नेचुरल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 होंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो नेचुरल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 6 होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का, उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उतने ही लिगेंड उस सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पे इलेक्ट्रॉन देते हैं और उनके साथ क्या करते हैं? ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आपको पता उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराती है मेटल लिगेंड को, ठीक है, उन वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड यानी एवरी लिगेंड डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, माफ करना, प्रत्येक लिगेंड उस रिक्त कक्षक में अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और उप सहसंयोजी बंध का निर्माण कराएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा किसी भी संकुल यौगिक में किसी भी धातु का जितना समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या होती है उतने ही उसमें उप सहसंयोजी बंध होते हैं। तो केंद्रीय धातु आयन जितने रिक्त कक्षक उपलब्ध कराती है, उन रिक्त कक्षक में प्रत्येक लिगेंड अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। देखिए किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के पास जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है, किसी भी केंद्रीय धातु आयन के पास जब कोई लिगेंड पहुंचता है या उसके पास जाता है या उसके प्रभाव में रहता है, ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल थे और उन वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड ने अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ठीक है, वो ऑर्बिटल अब क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। उनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इन्हीं से हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो 4 ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं तो उसमें
हाइब्रिडेशन या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। ठीक है, अगर 5 ऑर्बिटल हुए हैं तो वहां पर sp3d होगा या dsp3 होगा। अगर 6 ऑर्बिटल हुए हैं तो वहां पर या तो sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा या फिर d2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, चलिए हिंदी में सुने। मैंने कहा कि जब किसी केंद्रीय धातु आयन के पास कोई लिगेंड पहुंचता है या केंद्रीय धातु आयन के प्रभाव में जब कोई लिगेंड आता है तो उस केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक और लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से संबंधित जो कक्षक होते हैं अब वो आपस में अतिव्यापित होकर संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं और इन संकृत कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, एक समान होती है ना, सेम एनर्जी होती है इनकी। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए हम एग्जांपल की बात करते हैं ना। यस, देखिए हमारे पास सपोज NiCl4 2 नेगेटिव है, ये हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है। आपको पता है इसमें सेंट्रल मेटल आयन को निकिल, हमने निकिल को ले लिया। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 28। अब इस निकिल 28 को हम अफबाउ प्रिंसिपल से आर्गन 18 3d8 4s2 कर देंगे। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं, किसको 3d8 एंड 4s2 को। तो पहले हमने निकिल लिखा, फिर 3d लिखा, अब इसमें 8 लिखना है। तो आपको पता है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, बाद में हम उसको पेयर्ड करते हैं। तो ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दैट इज 7 एंड हियर 8, ये देखो 8 हो गए। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने यहाँ पर ये 2 कर दिए। अब इसके जस्ट बाद आपको पता है कि हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, किसका, इस NiCl4 2 नेगेटिव का। तो आपको पता है कि इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा, देखिए आफ्टर द इक्वल टू -2 होता है, उस -2 में से -4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, चलो मैं निकालना सिखाता हूँ। जैसे आपको पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर -2 है तो आफ्टर द इक्वल टू -2 लिख लो। ठीक है, फिर यहाँ पर Na लिख लो। अब Cl का वैल्यू आपको पता है, ये क्लोराइडो लिगेंड है, इसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर Na और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4। ठीक है, -4 को आफ्टर द इक्वल टू उधर ले जाओ तो Na इक्वल टू -2 + 4, तो यहाँ आ जाएगा Na इक्वल टू +2, ये +2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, Na2+ करना है आपको, क्योंकि Na का तो ये हो गया। अब आपको 2+ करना है। 2+ का मतलब होता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है। आपको पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से यानी बाहरी कोश या बाहरी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो 4s से हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, हमने हटा दिया। अब हमारे पास सिर्फ 3d के इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कितने 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट इज 8। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल आयन के जस्ट बाद आपको पता है कि अब लिगेंड उसको अप्रोच करेगा। अब उस सेंट्रल मेटल आयन के पास लिगेंड क्या पहुंचेगा। तो जब ये लिगेंड पहुंचता है तो आपको पता है यहाँ पर Cl कौन है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड अप नहीं होंगे। क्या होंगे, पेयर्ड अप नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई वीक लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के, है ना, पास पहुंचता है या उसको अप्रोच करता है, ठीक है, तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। उस कम एनर्जी रिलीज होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, मेटल के, वो पेयर्ड अप नहीं हो पाते, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित नहीं हो पाते। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं, मान लो कोई सपोज स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता जैसे NH3 CO CN और वो किसी भी सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता तो वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती। और जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती तो उस N-1D के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल की वीक लिगेंड है Cl, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड अप नहीं होंगे, इनको हम ऐसा कैसा छोड़ देंगे। चलो छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 छोड़ दिया आपने। अब आप नेचुरल की यहाँ पर कौन आ गया, Cl आ गया। हाउ मेनी Cl, 4, बिकॉज क्लोराइड ऑफ 4 है यहाँ पर, तो हमको 4 ऑर्बिटल, देखो इस सेंट्रल मेटल आयन यानी निकिल ने इस 4 लिगेंड के लिए ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कर दिए। देखो 4s का 1 और 4p का 3। तो इन वैकेंट ऑर्बिटल में ये लिगेंड क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए कैसे, ये देखिए Cl 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 Cl, आपको पता है क्लोराइड और नेगेटिव,
है ना, लिगेंड होता है, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। नेगेटिव का मतलब ही लोन पेयर होता है डियर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, एंड यहाँ पर भी देखिए। अब क्या होगा, ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ये देखिए S और ये P3, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा डियर, sp3। ये देखिए इस तरह से आपने देखा कि ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे जिनकी सबकी एनर्जी क्या होगी, सबकी ऊर्जा क्या होगी, एक समान। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा आया, sp3। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं डियर, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा। आप सेंट्रल में यहाँ पर निकिल लिख सकते हैं, ये देखिए निकिल, ठीक है। और ये sp3 का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, मेटल का। अब नेचुरल लिगेंड कौन है यहाँ पर, क्लोराइड हो, तो वो भी तो अप्रोच करता है, वो भी तो ओवरलैपिंग करता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान से प्लीज। उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये देखिए लाइक दिस, ये देखिए लाइक दिस, ये देखिए लाइक दिस। ये पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता है, इसको हम कह सकते हैं हाफ डंबल होता है, ठीक है। ये चोंच निकली हुई होती है इसकी, दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पर भी देखिए प्लीज, ये देखिए। अब क्या करेंगे आप, हर जगह Cl लिख दो, Cl 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 एंड Cl। और बाद में इसको क्या करोगे, कवर अप कर लो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में था ना, ये देखो यहाँ पर NaCl4 2 नेगेटिव, तो नेचुरल इसको कवर्ड भी करना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको कवर्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमने क्या क्या सीखा। देखिए सबसे पहले इसमें हाइब्रिडेशन sp3 था, यस। sp3 में स्ट्रक्चर कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की संरचना होती है। एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल यानी कोण होता है। अब हम बात करेंगे, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए पैरामैग्नेटिक, कलर्ड एंड हाई स्पिन। ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। n-1d ऑर्बिटल को ध्यान से देखिए, ये देखिए डियर, ये इस कॉम्प्लेक्स पे ध्यान जाना चाहिए आपका, जहां पर सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड अटैच्ड है। इसको जरा ध्यान से देखो, ये देखिए, देख रहे हैं आप। आपको पता है अगर यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते या पूरी तरह से वैकेंट होता तो हम इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कलरलेस यानी रंगहीन होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्मित होते, तो ये क्या होता, डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय होता। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होता है, कलरलेस यानी कि जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रंगहीन। लेकिन यहाँ कंडीशन बिल्कुल अलग है। क्या, इस NaCl4 2 नेगेटिव में आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। और जो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कलर्ड यानी रंगीन होते हैं, उनका कोई ना कोई रंग जरूर होता है। जैसे यहाँ देखिए आप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और ये क्या हो जाएगा, कलर्ड। अब बात आती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे। डियर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन S से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, हाई स्पिन होगा यानी उच्च चक्रण होगा। और अगर कोई हाइब्रिडेशन D से स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा वो होता है लो स्पिन यानी कि निम्न चक्रण होता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर और हो जाएगा जब हम आगे एग्जाम्पल को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल होते हैं यानी संकुल कक्षक जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहरी कक्षक संकुल, और दूसरा होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल। जैसे अब बात ये आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो सुनिए, देखिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनमें हाइब्रिडेशन हमेशा D से स्टार्ट होता है। क्यों होता है D से स्टार्ट, क्योंकि इसके अंदर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, n-1d कक्षक भाग लेते हैं। इसीलिए इनमें हाइब्रिडेशन हमेशा D से स्टार्ट होता है। जैसे DsP2, जैसे DsP3, जैसे D2sp3, ये देखिए सब D से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल। और आगे देखिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, जिनके अंदर जो हाइब्रिडेशन है वो S से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं sp3, sp3d, sp3d2, ठीक है। और याद रखिए कि इसमें Nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, Nd, ये देखिए Nd मतलब
एन डी का मतलब होता है 4s 4p 4d, ठीक है। और n-1d का मतलब होता है 4s होगा मगर नीचे की तरफ जाएंगे 3d, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, n-1d, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे एग्जाम्पल बताऊं तो देखिए डियर, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो आप, यहाँ पर क्या है, ये जो एग्जाम्पल था 4s एंड 4p ने पार्टिसिपेट किया, इसमें 3d ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, 4s एंड 4p, इसको हम लोग बोलेंगे एनडी ऑर्बिटल, ठीक है। और जो एनडी ऑर्बिटल होते हैं, मैंने आपसे कहा क्या, जिसमें एनडी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एनडी कक्षक भाग लेते हैं, वो हमेशा क्या होता है, हाई स्पिन होता है, ठीक है, उच्च चक्रण होता है। अब हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए सपोज NiCN4 2 नेगेटिव है। अब इस समय हमने लिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी प्रबल लिगेंड लिया हमने, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनो। अब देखिए निकिल 28 आप जानते हैं, फिर निकिल 28 को हमने अबो प्रिंसिपल से लिखा, फिर निकिल को हमने, अब हम हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हमने, ये देखिए, और 3d में 8 लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो डियर आपको पता है पहले जैसे निकाला था वैसे ही निकालना है, तो इसका ऑक्सीजन नंबर निकलेगा 2, इसकी ऑक्सीजन संख्या निकलेगी 2, तो 2 प्लस हमने कर दिया। 2 प्लस करने पर यहाँ 4s के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 3d के, तो कितने 3d में 8, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। आपको पता है मेटल आयन के बाद कौन आता है, लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को, तो यहां पर क्या होगा, NiCN4 2 नेगेटिव, हम बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसे लिखेंगे, लिख लिया हमने। अब आपको पता है CN कौन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल आयन को पास जाता है या उसको अप्रोच करता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलने की वजह से उसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, यानी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या, युग्मित हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो 3d के जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, यानी 3d कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, ये युग्मित हो जाएंगे। चलो करते हैं, देखिए कैसे, यहां पर इसको यहां भेज दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने देखा एक ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या हो गया, वेकेंट हो चुका है। आपको पता है इस सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4, इसकी समन्वय संख्या कितनी, 4, तो ये सेंट्रल मेटल आयन कितने वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा, कितने रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, 4। अभी यहाँ 4s में क्या है, 1 है, और 3d का हमको 1 मिल चुका है, हमको कितने और चाहिए, 2, तो हम कहां से लेंगे, 4p से, तो हमने 4p से ले लिए। चलिए अब यहां पर क्या होगा, p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन हमको जरूरत कितने की, सिर्फ 2 की, तो हम 2 लेंगे, बाकी सबको ड्रॉप कर देंगे। तो यहां Cn कितने, 4, इन सब ऑर्बिटल के नीचे Cn लगा दो, Cn 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 एंड Cn। अब क्या होगा, ये सब आपको पता है नेगेटिव लिगेंड होता है, ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखिए क्रॉस बना दिए मैंने, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपको पता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये देखिए, यानी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 उप सहसंयोजक बंध, तो 4 यहां पर क्या, सिग्मा बंध का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, देखिए अब डी ने पार्टिसिपेट किया तो यहां हो जाएगा हाइब्रिडेशन कौन सा, DsP2, और आपको पता है DsP2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखिए स्क्वायर प्लेनर, ठीक, यानी कि वर्ग समतलीय, यहां लिख देता हूं मैं, ये देखिए ये है वर्ग समतलीय, और संकरण तो यानी हाइब्रिडेशन तो पता है आपको DsP2। अच्छा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। अब हम बात करेंगे इसमें ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हैं, तो ये होगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक को हिंदी में कहते हैं हम प्रतिचुंबकीय, ये देखिए ये प्रतिचुंबकीय हो चुका है। अच्छा दूसरी बात, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसमें, तो ये क्या होगा, कलरलेस, यानी कि रंगहीन, ये देखिए ये रंगहीन। और आखिरी पॉइंट बचा है इसका कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, तो डियर स्टूडेंट्स आई सेड अर्लियर ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, लो स्पिन। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने जो अनपेयर्ड थे उनको क्या कर दिया, पेयर्ड कर दिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, बताता हूं क्या, पहले मैं लिख दूं इसको, ये क्या है, ये होगा लो स्पिन। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि इसको लो स्पिन हाई स्पिन का मतलब होता क्या है, तो बता देता हूं मैं।
देखिए जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा उसको हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसको बोलेंगे हम लो स्पिन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम उच्च चक्रण, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, निम्न चक्रण। लेकिन ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया ये डिपेंड ओवरऑल करता है डियर किस पर, हाइब्रिडेशन पर, ठीक है। चलिए अब हम इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको दिया था पॉलिंग ने, अब हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, यानी कि इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसके दोष क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको इसके डिफेक्ट यानी कि ड्रॉबैक्स यानी कि जो लिमिटेशंस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं। पहला मैं आपको लिखकर बता देता हूं, वैसे तो ठीक रहेगा। देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये बताने में असमर्थ है, ये नहीं बता पा रही है कि कोई कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन होगा। अब बताइए, क्योंकि इसको खुद नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, ये कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कौन वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा और कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये इसके क्या थे डियर, ड्रॉबैक्स थे, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वंस मोर आई कैन रिपीट, लिसन, मैं कह रहा हूं आपसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको पॉलिंग ने दिया था उसके ड्रॉबैक्स, पहला तो ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनेगा हाई स्पिन बनेगा ये नहीं बता सकता, कोई संकुल निम्न चक्रण होगा उच्च चक्रण होगा ये नहीं बता सकता। दूसरा, कोई कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा कलरलेस होगा ये भी नहीं बता सकता, कोई संकुल रंगीन होगा या रंगहीन होगा वो भी नहीं बता सकता। दूसरी बात, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ये भी नहीं बता सकता, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक नेचर का होगा कौन सा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, यानी कि कौन प्रतिचुंबकीय होगा कौन अनुचुंबकीय होगा ये भी नहीं बता सकता। तो अब आपको पता चल गया कि जो लिमिटेशंस हैं ये बहुत इजी तरीके से आपको बताई गई हैं, इसके ड्रॉबैक्स बहुत इजी तरीके से बताए गए। आप कभी कभी बुक्स में एग्जाम्पल देखना कि जैसे NH3 है उसको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि कभी कभी वो डी से हाइब्रिडेशन को स्टार्ट करता है और कभी कभी वो एस से ही हाइब्रिडेशन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी यही है, ठीक है। कभी वाटर मॉलिक्यूल को लेंगे तो हाइब्रिडेशन एस से स्टार्ट हो जाएगा और कभी हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो डी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप खुद समझदार हैं कि लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यही है, ड्रॉबैक्स इसके यही हैं, ठीक है। और इसको हटाने के लिए ही CFT को लाया गया था, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लाया गया था, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को लाया गया था। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।